If this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. After having seen our escalation, certain capitals, in particular US, realized it could be a really filthy next move. And he said India is ready to stop it now. I said, we give you a word, and if India does not restart, we would not do it. भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिजाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे कि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और, इसका बदला ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना है और पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान जीत गया है जंग, लेकिन मोदी साहब इसको तस्लीम नहीं कर रहे। गो इंडिया के अंदर अब नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जी हम जीत गए हैं, और साथ वो धमकी दे रहे हैं कि जनाब हम अगली मरतबा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अब इसको क्या समझा जाए? क्या जंग खत्म हो गई है या अभी तक जारी है? और ये क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे? क्या पाकिस्तान इंडिया को न्यूक्लियरली ब्लैकमेल कर रहा है? ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ उस्मा बुखारी साहबा ने क्लेम किया है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसे डिज़ाइन किया था मियां नवाज शरीफ साहब की निगरानी में, और इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि अगर मियां साहब की निगरानी में सब कुछ हो रहा था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा भी इस जंग को कंडेम क्यों नहीं किया? इंडिया के खिलाफ उन्होंने बयान क्यों नहीं जारी किया? बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज वार्निंग दी है कि मोदी दोबारा हमला कर सकता है, लिहाजा आप लोग मुत्तहिद रहें। इमरान खान साहब की वार्निंग को कितना सीरियस लिया जा रहा है गवर्नमेंट की सतह पे, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दिफाई तजियाकार। मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइए, जंग खत्म हो गई है या फिर बहुत ज्यादा हमें खुश नहीं होना चाहिए, अगली जंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? और ये मोदी साहब बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है उसके अंदर नहीं आऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, बहुत शुक्रिया जावेद भाई मुझे अपने साथ लेने का। मेरे ख्याल में मोदी की और मोदी जनता की और मोदी के जितने हवारी हैं और जो उनका फाशिस्ट नजरिया है या बीजेपी का जो नजरिया है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। मोदी और उसके लोग आज नहीं कई अरसे से इसी तरह का एक राग अपना रहे थे, और बदकिस्मती यह है कि ये राग वो सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं लग पाते, बल्कि उनको जहां भी मौका मिला अपनी गंदी जहनियत का उन्होंने उसका सामना किया। क्या कनाडा में होने वाले टेररिस्ट अटैक और कत्ल को लोग भूल गए? क्या यूनाइटेड स्टेट में होने वाले मोदी के जेर निगरानी होने वाले इक़दाम को लोग भूल गए? क्या आसाम में बंगाली मुसलमानों के साथ जो हुआ, क्या बंगाल के मुसलमान या ओवरऑल दुनिया के मुसलमान उसको भूल गए? क्या कश्मीर में होने वाले मजालिम और बर्बरियत का क्या लोग उसको भूल जाएंगे? क्या गुजरात में जो इसके अपने हाथों पे खून रंगा हुआ है हजारों मुसलमानों का, उसको लोग कैसे भूल सकते हैं? तो जावेद भाई, इनका एक नजरिया जो है वो फाशिस्ट नजरिया है। इनकी हिंदुत्व का जो नजरिया है वो सिर्फ और सिर्फ अनारकी फैलाने का है। कौन कहता है कि भारत बड़ा मुल्क है या भारत बड़ा स्टेबल मुल्क है या तरक्की याफ्ता मुल्क है? जिस मुल्क में लोग 1000 रुपए के राशन के लिए दुनिया में लोग लाइनें लगाते हैं, जहां पे बॉम्बे के अंदर लोग सोने के लिए सड़कों के ऊपर प्लॉट नंबर लेते हैं, तो वो कौन सा मुल्क है जो अमन का प्रचार दे सकता है? और इन्हीं तवज्जो को हटाने के लिए मोदी ने साउथ ईस्ट एशिया को अपना स्लेव बनाया हुआ है। हम साउथ ईस्ट एशिया में तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? नेपाल में खतरा रहता है, बांग्लादेश में खतरा रहता है, श्रीलंका में खतरा रहता है, पाकिस्तान की सरहदें महफूज नहीं हैं। और अभी तो इन्होंने जो इस जंग में बॉम्बिंग की, जो इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल मारे, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास ट्रैकिंग रिकॉर्ड मौजूद है, सबूत मौजूद हैं कि इन्होंने सिखों के इलाकों में वो बॉम्ब गिराने की कोशिश की। और एक ब्रह्मोस तो अफगानिस्तान की तरफ भी फायर किया गया ताकि इस पूरे इलाके में अनारकी फैलाई जाए।
मेरा इस सारी बात कहने का मकसद सिर्फ एक ये था कि इस मोदी, इस पॉलिटिकल लीडरशिप और इस पॉलिटिकल विथ पे कभी यकीन नहीं कर सकते, ना हमें इस पे कोई सुकून का सांस लेना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शफकत से इस सब्ज परचम, हलाली परचम वाले मुल्क पे अल्लाह ताला ने बहुत रहम फरमाया। अल्लाह ने हमारा पर्दा रखा और जिस काम के लिए हम अपने आप को कई अरसे से तैयार कर रहे थे और खुसूसी तौर में पुलवामा के बाद हमने जो अपनी आंखें खोली थी, ये उन सारी चीजों का अल्लाह ताला ने हमें ये समर दिया, हमारी जिद्दोजहद का, हमारी तैयारियों का समर दिया, हमारी अस्करी क़यादत का अल्लाह ताला ने मान रखा और हम आज मोदी को ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली और साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब उस खिफगी को, उस हजीमत को मिटाने के लिए जनाब मोदी ये जितनी चीजें बोल रहे हैं, ये सब उसका सहारा है। तो ये मेरी बड़ी सोच है। मेरे ख्याल में मोदी साहब को एक राह फरार चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल जोहल साहब, आपकी तरफ आना। इस तरह ये फरमाइएगा, आप बार बार कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब ये ऑपरेशन का फैसला हो रहा था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे और उनकी इनपुट ली गई और उनके सामने ये डिज़ाइन हुआ सारा। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो यहीं थे 3 तारीख से। 3 तारीख। देखिए, ये जो गुफ्तगू की जा रही है, ख़ासकर जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, ये गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। इस माहौल में इस सारी चीज़ का मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि माहौल को एक यकजहती का माहौल रहने दिया जाए। मियां नवाज शरीफ से बदकिस्मती में की बात है, आपके शोज़ में भी हमने ये बात की, वो जब मौका था तो तब तो वो कुछ नहीं कर सके, लिहाजा ये पता लग गया है कि वो तो पीटीआई भी गायब हो गई। नहीं, पीटीआई गायब नहीं हुई। देखिए तो सब ये तो गवर्नमेंट का रेटोरिक है ना, कि जब भी पीटीआई के जितने भी लोग थे, पॉलिटिकल जमात थी, हम तो खड़े हुए। देखिए, आप अब मैं नवाज शरीफ साहब कोई बात को डिस्कस कर लें तो फिर पीटीआई को लताड़ लीजिएगा फिर सारे, ये काफ़ी है इनके। अच्छा, पहले आप लताड़ लें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जंग के बाद जो चीज़ आए ना उसको अपने मुंह पे मारते हैं, तो ये बयानात जो हैं ये तौहीन है हमारी आर्म फोर्सेस की। ऑपरेशन वॉज डिजाइन, कंडक्टेड, एग्जीक्यूटेड बाय आर्म फोर्सेस। ठीक है। जनरल आसिम मुनीर हमारे एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, ये पूरी एक कमांड जो होती है, इसको अगर हम इफ्स एंड बट्स और खामखा जो है किसी के गले डालने की कोशिश करेंगे, पोलिटिसाइज करेंगे, ये पोलिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। डू नॉट पोलिटिसाइज इट। मैं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इंतहाई ये खुश करने की बातें होती है, लीडरशिप की खुशामद में इतना नहीं आगे जाते हैं। ठीक है, एक बात है, आपने वो नहीं बोले, सारी दुनिया को पता है, हम उसमें फिर बात करना शुरू करेंगे पर आपको तकलीफ होगी। हम पोलिटिसाइज करना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है, उन शहदा की कामयाबी है, उन सिविलियंस की शहीदों की कामयाबी है, उन हमारे जो जवान हैं उनकी कामयाबी है, पीएफ की कामयाबी है, जिसने हिस्ट्री में मतलब एयरफोर्स की हिस्ट्री में एक नई लिख दी है। सो लेट इट बी अ कॉमन प्राइड। इसको अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा। तो ये जाति की बात। अफनान साहब, वैसे ना कोई बाज़ का गैर जरूरी बयान दे देते हैं आप लोग। मियां नवाज शरीफ साहब ठीक है, वो लीडर हैं आपके, और प्राइम मिनिस्टर जाहिर उन्हीं की पार्टी के हैं, चीफ मिनिस्टर उन्हीं की पार्टी के हैं। जब प्राइम मिनिस्टर फैसला कर रहे हैं, फैसला करने के बाद कामयाबी होगी, तो मियां नवाज शरीफ साहब को घुसेड़ने की दरमियान जरूरत क्या थी आपको? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि ये एक अजीब इत्तफाक है इस मुल्क के अंदर कि जब भी इस मुल्क में कोई बड़ा काम हुआ है तो नवाज शरीफ जहाँ उसका लीडर था या वजीर आजम था। अब एटमी धमाकों के टाइम पे भी यही इसी तरह की बातें की जाती थी। उसके बाद JF-17 सुन लेना मेरी बात, JF-17 प्रोग्राम किसने शुरू किया? नवाज शरीफ ने किया। ठीक है बात। CPEC किसने किया? G10 किसने लिया? सुन ले मेरी गुजारिश। J10 इमरान खान साहब ने लिया। मेरी गुजारिश सुन ले। एक जहाज खरीदना इस तरह, तो फिर ये जो जितने कॉर्वेट्स लिए हैं अभी ये नेवी के और जितने फ्रीगेट्स लिए वो सारे पूरी नेवी की मॉडर्नाइजेशन को आप उठा लें पिछले 10 साल में हुई है। सारे उस 2013 के 18 की डील्स है। इवन हैंगर क्लास सबमरीन की डील भी 2017 में हुई है। बात यह है कि देखें, ये अवाम, ये हम इसलिए नहीं करते कि कोई, ये अवाम को पता होना चाहिए कि किसकी लीडरशिप के अंदर मुदब्बराना फैसले किए गए जिसकी वजह से मुल्क को फायदा हुआ। मियां साहब ने ये तो नहीं कहा ना कि मैं क्या करता उन पर हमला कर देता। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मैं क्या करता, मैं उन पर हमला कर देता। हाँ सॉरी, एक बंदे ने कहा, और उनके साथ उस वक्त जो मेरी गुजारिश है सुन ले, मैं आपकी बात में नहीं बोला, और उस वक्त जो उनके साथ थे ना जनरल साहब, उनकी भी टांगे कांप रही थी।
असल में मसला ही ये था। नहीं, असल मसला ना करें ना, फिर आप वज़ीर-ए-आज़म उस्मान ना लिया करें। बात ये है कि ये अच्छा, ये अब आपने फैसल भाई 2 मिनट रुक जाना, मैंने अच्छा चले देखें, ये एक जॉइंट एफर्ट थी, इसमें कोई शक नहीं है, हम किसी से किसी का क्रेडिट नहीं ले रहे, मगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप का क्रेडिट भी किसी को नहीं दे सकते। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उसके हेड है, क्या कहते हैं, पूरी लीडर जो इस वक्त जो भी सिस्टम है इस मुल्क के अंदर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मियां साहब वॉज देयर, उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, उन्होंने जहाँ जहाँ वो डिप्लोमेसी में अपनी इनपुट दे सकते थे उन्होंने दी, उन्होंने स्ट्रैटेजी के अंदर अपनी इनपुट दी। और अच्छा देखें, वैसे देखें अफरान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का एहतराम करते हैं, 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपकी पार्टी के लीडर हैं, बड़े बड़े काम किए उन्होंने पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये सारा सिनेरियो चल रहा था तो उन्हें कम से कम एक बयान जरूर देना चाहिए था। मियां साहब मुकम्मल खामोशी। मैं देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बयानों से ऊपर जा चुके हैं ना। उन्होंने, आप बयान की बात तो आप उससे करें जिसने एटमी धमाके ना किए हो, बयान आप उससे कहें जिसने बाकी जो मैंने आपको चीजें गिनवाई उन्होंने ना किए, उनके ऊपर आप कह रहे हैं जी अब ये ऐसे ही, जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने बयान नहीं दिया, इमरान खान ने नहीं दिया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, और भी बहुत सारे लोगों ने। मेरी गुजारिश सुन लेना यार, देखें मैं बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान की लाइन टो की, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये नहीं अभी भी कहा कि इमरान खान को बाहर निकालो। आपको मैं इनकी ट्वीट लगा के दिखा सकता हूं कि जब मुल्क में जंग थी तो क्या कह रहे थे, इमरान खान को बाहर निकालो, इमरान खान को बाहर निकालो। यार आप मतलब कि खुदा का खौफ करें, मुल्क के अंदर जंग लगी हुई है, आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना रहे, आप लुच तल रहे हैं उस वक्त। बात यह है कि आप अपना कंडक्ट देखें कि जब वो हक में फैसला आ गया अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी है, देखे अल्लाह ताला की मेहरबानी, और हजारों साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, हजारों लोगों ने उन सिस्टम्स को डेवलप किया, साइबर हमारे वॉरियर्स, और जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस के लोग थे, वो ये इट ऑल केम टुगेदर, ठीक है ना। ये मैं ये नहीं कह, ये सब की आप किसी से लोगों ने देखे JF-17 पे प्रोग्राम पे लोगों ने काम 25-25 साल कर लिया, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया, उनको डिजाइन हेड किया। फिर मुसफ अली मीर साहब जो है, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, आज उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, कि उन्होंने कहा कि मैं JF-17 का इंजन को और उसके जो बाकी सिस्टम को अलग कर रहा हूँ, क्योंकि उस हमें कोई इंजन नहीं दे रहा था, तो हमें वी हैड टू सेपरेट द टू, और उसकी वजह से हमने जहाज डेवलप कर लिया, और बाद में हमें इंजन जो है रशिया से मिल गया, और अब हमने चाइना से ले लिया, यूक्रेन से मिला, नहीं रशिया से मिला, RD-93। अच्छा बात मैं ये मतलब ये मैं एक बात बता रहा हूँ, इसके अलावा और बड़े लोगों की कंट्रीब्यूशन है इन प्रोग्राम्स के अंदर, जिन्होंने बड़ी अपनी जानें लगाई है। अच्छा मैंने ब्रेक ले लिया, क्रेडिट नहीं ले रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जिसने जितना किया वो उसको। अच्छा मलिक साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये फरमाइएगा कि बार बार मोदी जो है वो तकरीरें कर रहे हैं, वो कौम से खिताब कर रहे हैं, अब वो एयर बेस पे गए जहाँ पे S-400 था, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ, स्ट्रिप्स महफूज हैं, S-400 महफूज है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बहुत मारा। अब ये जो नैरेटिव है मोदी का, क्या वो बिक सकेगा, क्या इसके ऊपर यकीन कर सकेगी दुनिया या नहीं कर सकेगी, और क्या इसके बाद जो डायलॉग होने हैं पाकिस्तान और इंडिया के, क्या उसकी कामयाबी का कोई इम्कान है या नहीं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि सूरत ये है कि मोदी अपने स्टांस से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा, वो ये कह रहा है कि हार गए हैं लेकिन नहीं हारे, हम जीते हुए हैं, और उन्होंने कहा जी ठीक है हमें फेंटा पड़ा लेकिन जीते हम ही हैं, और साथ अब हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। तो क्या इस जिद के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई इम्कान है? मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि जो पॉलिटिकल और मिलिट्री विक्ट्री है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को मिली, और इसके तनाजुर में वो मोदी और वो उसके हवारी और उनके जो मीडिया के लोग मिसलीड कर रहे थे कि लाहौर पे कब्जा हो गया, लाहौर की पोर्ट पे कब्जा हो गया, खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक, कराची की बंदरगाह खत्म हो गई, और जिस रफ्तार से उनके मिसाइल और उनके हमले और जो वो हमारे टारगेट बना रहे थे, मुझे खदशा लग रहा था कि कहीं ये काबुल तक ना पहुंच जाए। तो ये वो डिनाइल फेज था। इसके बाद अगर आप उनके कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात सुने, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल शंकर थे, रानी साहब थे, और एक और मियाँ साहिबा थी, ये सब वो लोग थे जो अंदर बैठ के कह रहे थे कि खुदा के लिए अपनी कौम को अंधेरे में मत रखें। तो ऐसे लोगों से, और उनको पुष्ट पनाही किसकी थी?
आपको ये मेरे ख्याल में को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बड़ी कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूं कि जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहे थे उस वक्त भी इसराइल के एक्सपर्ट उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एसेट्स जो थे, उनके जहाज जो थे, उनको मॉडिफाई कर रहे थे, उनको मजीद तकवीत देने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पूरा डिजाइन जो था, जो पाकिस्तान के खिलाफ था, वो क्या सिर्फ भारत माइंडसेट नहीं था, उसके पीछे कुछ और ताकतें भी थी। अब उन्हीं ताकतों ने जब ये देखा कि जब शिकस्त फाश हो रही है, जब अल्लाह ताला का करम पाकिस्तान पे हो रहा है, तो उन्होंने ही, और वही ताकतें जिनको अब हम क्या कहें, कि जब उन्होंने कहा कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, और उन्हीं ताकतों ने आके मोदी को श्राप पे लगाया कि अगर निगोशिएट नहीं करोगे तो न सिर्फ हजीमत तो तुम्हें उठानी ही पड़ी होगी, तुम्हारा सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगा। अब बात यह है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, हमारा एक ही एजेंडा है कि इस न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, न हमारे पड़ोसियों के लिए, बड़े इसके पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हमें अमन चाहिए। उस अमन के लिए हमने ये पहल भी की और अब भी हम पहल करने को तैयार हैं और करना चाहिए, लेकिन हमें फोकस माइंड के साथ जाना चाहिए, मुत्तफिक होकर जाना चाहिए, इन सारी चीजों पे डेलिब्रेट करके जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ इसमें कोई शक नहीं कि हमें हर लिहाज से चौकन्ना होना है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ताकि खुदा न खास्ता जो उसके मजमूम इरादे हैं, जब उसकी मैली आंख हमारी तरफ देखे, हम उसको दंदाने शिकन जवाब भी दें और उसको ये दोबारा बता दें कि पाकिस्तान और दुनिया की ताकतों को ये बता दें कि हम कोई छोटे मुल्क नहीं हैं, हम एक खुददार, बावकार और बहादुर लोगों की जमीन है। मेरे ख्याल में तो हमें हर लिहाज से अपने आप को फोकस रख के अमन की राह को जरूर एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उम्मीद हो या ना हो, लेकिन इस राह को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल साहब, देखें एक कैंपेन चलती रही इसी आर्मी के खिलाफ, इसी फौज के खिलाफ, इसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और बड़ी बदबूदार किस्म की कैंपेन चलती रही, और आज ये जो 10 मई का वाक़या है, या ये सारा जो पहला हफ्ता था मई का, इससे साबित किया कि अगर फौज ना होती तो आज यहाँ पे खुदा न खास्ता कब्जा हो चुका होता इंडिया का, क्योंकि वो जो उनके जर्नलिस्ट कह रहे थे वो बेसिकली प्लान था एक, कि हमने कराची के ऊपर हमला करना है, हमने लाहौर के ऊपर काबू पाना है, हमने पिंडी को के ऊपर कंट्रोल करना है, हमने इस्लामाबाद को कंट्रोल करना है, ये उनका बेसिकली प्लान था। अब वो पहले बोल गए और हुआ नहीं, ये अल्लाह ने को खास करम किया। तो आज आपका ख्याल नहीं कि वो यूट्यूबर या वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो सब कुछ ये करते रहे, उनको माफी मांगनी चाहिए कौम से? देखिए बात यह है कि वो यूट्यूबर्स और वो जो कि इस अगर मार्के के दौरान में गैर जिम्मेदाराना बातें करते रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। उनको ना तो पीटीआई ओन करती है, ना उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक है। कल रात तारड़ साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में पीटीआई सोशल मीडिया पे की तहसीन की है कि बड़ा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है शुरू में, लेकिन आखिरी 3 दिन में गड़बड़ थी। नहीं, अब जिन्होंने वो किया, तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, अब हर चीज हमारे खाते में डाल दी जाती है। नहीं, वो पहले आप ही के साथ होते हैं ना? नहीं होते, देखिए आप उनको जरताज गुल किस पार्टी में? जरताज गुल हमारी पार्टी के पार्लियामेंट में क्या नहीं, आप ट्विटर बता, मैं आपको, आप देख ले, मैं तो इस बार आप मेरा ट्विटर देख लिया करें ना। नहीं, आपका ट्विटर नहीं, आपका ट्विटर मैंने तो आज हमने भी नरेंद्र मोदी, एक मिनट, नरेंद्र मोदी गिल साहब किसके साथ हैं? नरेंद्र मोदी को तो मैं सरेंडर मोदी कह रहा हूँ, आज वो कहा गया वो सरेंडर मोदी नहीं, ठीक है, वो तो कन्वर्ट हो गए। नाउ ये जो सोशल मीडिया है, ये DGSPR ने कहा जी कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, तो आपको नहीं कह रहे थे? अच्छा, आपको कह रहे थे, मियां साहब कह रहे थे, और किसको कह रहे थे? सलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके बाहर ये कहा था कि कोई जंग नहीं हो रही, ये नूरा कुश्ती उनकी मुलाकात आज हुई है, लेकिन मैं ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी उनको, ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। देयर इज नथिंग, मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो नहीं दी जाती, और कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन पे स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं दी जाती। खड़ा होना चाहिए। मैं आपको और अकाउंट बता देता हूं। एक स्टेटमेंट आज जो इमरान खान साहब की 30/4 को आई, पहलगाम वाक़े के बाद, मैं मिला था पहली दफा, जिसमें हिंदुस्तान को उन्होंने किया, आज उनकी ट्वीट आ गई है आपका, क्योंकि जो जावेद साहब अनलाइक मैनी, आपके फेक अकाउंट्स काफी चलते हैं, लेकिन आपका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। मैं तो आप ट्विटर यूज नहीं करते, मैं कोई एक्टिव ही नहीं उसमें, इसलिए वहां पे जो अभी ट्वीट आई है आप वो पढ़िए। इमरान खान साहब, वो आपने कहा ना कि मैंने पढ़ी है वो ट्वीट, वो इमरान खान साहब ने ये कहा कि आपकी ये जो एक्शन हुआ है इससे मोराल बुलंद हुआ है,
जेलों के अंदर भी मुझे गौर साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि जेल के अंदर हमारा मोराल बुलंद हुआ है और मोदी पे कभी ट्रस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि मोदी इस हजीमत को जो है वो पाकिस्तान के से बदला लेने के लिए सब कुछ करेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को क्रिपल करने की कोशिश करेगा और वो एक मकार आदमी है जिसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सो हमें एक मुतहद होके, यकसू होके हिंदुस्तान से विजिलेंट भी रहना है और ये उन्होंने आज भी बात। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब को आज भी मुबारकबाद उन्होंने नहीं दी। अब ये तो अभी आप ये कह रहे हैं कि वहां पे जो गुफ्तगू करने गए हीरो है भाई, उसको तस्लीम करें। जो गुफ्तगू करने गए थे, मैं अब ये जो 2019 की आप बात कर रहे थे ना ये सेनेटर साहब, तो ये मैं आपको ये बात मैं बिल्कुल मैं कन्विंस हूँ इस बात पे कि ये खुशकिस्मत है, इनके पास जो कमांड आर्मी की वो दलेर थी। जब 2019 में हुआ तो वो बकरी हो गए थे जनरल साहब, और फिर आप उनको एक्सटेंशन और फिर हाँ ओ भाईजान उससे बाद भी जनरल बाजवा साहब की तारीफ करते नहीं, जनरल बाजवा ने तो खुद कहा था 22 तक मेरी बात तो सुनो ना, थे। नहीं तो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर तो उसको फेस सेविंग देते ही है ना, उसने तो कहा ये हमारे 8 दिनों का पेट्रोल रह गया, ये कहा था ना प्रेस गलत बात की, गलत की थी। मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना आपसे, आप कभी कभार मेरे साथ। लेकिन देखे जनरल बाजवा ने, देखे उसी जनरल बाजवा ने तैयारी करवाए उनके किनके और इंडिया के वाइस एयर मार्शल मुजाहिद अनवर साहब को आपने 10 है और ये जो PSL, मेरी बात सुने, ये जो मिसाइल है ये उस वक्त आपको पता है एक इट्स अ फैक्ट कि जनरल मुजाहिद अनवर मैट इमरान खान साहब, क्योंकि शौकत तरीन साहब को प्रॉब्लम एयर मार्शल जो थे हमारे उस वक्त आर्मी थी, व्हाट अ वंडरफुल मार्शल, उन्होंने उस वक्त कहा जी कि वो राफेल ले रहे हैं, हमें इस वक्त जो है वो ज़रूरत है, तो वही मसलो। तो फिर वो इमरान खान साहब ने उनके लिए वो स्पेशल फंडिंग ये भी की जो आज हमें भी काम आई। और ये मैं आपको एक देखें, आप जब बात करते हैं ना मुल्की दिफा की, फिर आप किसी पार्टी की बात नहीं करते, फिर आप एक शहरी होने के नाते एक वैसे पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हो करने के लिए कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो मना करे? मैं वही कह रहा हूँ ना, प्राइम मिनिस्टर जावेद साहब हमारा एटमी प्रोग्राम भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया, आज तक जितने भी वज़ीर आज़म आए उन्होंने उसकी राखी की, उसकी हिफाजत की, किसी ने उसके ऊपर से पहलू तय नहीं की। हमारे जितने भी आर्मी चीफ्स आए, जितनी भी कमांड आई, हमने उसकी हिफाजत की। और आज ये जो हमारी जो हुई सीज फायर, ठीक है, वो आप क्योंकि यज्ञाति चाहते नहीं है ना सेनेटर साहब, नहीं मैं आप अपने पे ले गए, मैंने आपकी बात ही नहीं की। ब्रेक लेने दे, आपको नहीं बोला था, आपको नहीं, आपकी लीडरशिप को भी नहीं बोला मैंने। वो भी आप कैसे बोलेंगे? मैं उनको तो बोल सकता हूँ। आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये फरमाइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक किरदार वैसे एक हद तक पॉजिटिव भी रहा है, ये खड़े रहे, आखिर 3 दिन जब थे उसमें थोड़ी गड़बड़ हुई है और मेरा ख्याल है शायद ये पार्टी जो ना यरगमाल बना ली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, उसके बाद इनका नैरेटिव बदलता रहा। 10 मई के बाद थोड़ी सी तब्दीली आई। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा वैसे अफनान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे बड़ी हद तक कौम के साथ खड़ी भी रही है, वैसे कुछ लोगों को छोड़ के। देखिए बात ये है, मुझे आप एक बात बता दें कि जब बहुत मुश्किल वक्त था कौम पे, अभी तो देखें हो गया जो होना था ना, उस टाइम पे आपके करैक्टर का पता चलता है, उस टाइम पे आपके आसाब का पता चलता है, आपकी ओरिएंटेशन का पता चलता है। आपने उस टाइम के ऊपर आपके लोग जो है वो बीच में कह रहे हैं कि जी इमरान खान को छोड़ दो, कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान पे हमला हो गया है और वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा अल्लाह माफी कि फैसल मस्जिद पे हमला हुआ, हालांकि कोई हमला नहीं हुआ था, वो एक AI जनरेटेड थी। और इनके एक बंदे ने, इनके मैं भी दिखा दूंगा आपको ट्वीट में, नाम इसलिए दे रहा है तो मैंने अब्दुल्ला गुल हमीद गुल साहब के बेटे की ट्वीट देखी, मेरी गुजारिश नहीं, वो अब्दुल्ला गुल हमीद गुल का हमारे से मतलब उसको 2 मिनट साइड पे कर देना। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की वो आपने ट्विटर का कहा ना, मैं बेशुमार ऐसे थे, उन्होंने कभी खिलाफ तो बात नहीं की होगी पाकिस्तान की, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं मेरे सामने हुआ है, AI जनरेटेड वीडियो कह रहे हैं मेरे सामने हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर सायरन बज रहे हैं, ठीक है ना, और कोई सायरन नहीं बज रहे थे। और मुसलसल जिसको कहते हैं ना कि आप 2 ट्वीटें करो पाकिस्तान के हक में और 4 ऐसी कर दो जो दुश्मन तो आपकी वॉल्यूम उठाएगा ना, 2 करके आप कहते हैं जंग लड़ रहे थे ना सर। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ट्विटर अकाउंट को मिस्री कहा जाता है सर। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात मेरी गुजारिश, ये जो सेनेटर साहब ने मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैंने जिस दिन ये अफवाह उड़ी, मेरे बच्चे जो है वो भागे ड्राइवर को लेके, मैंने कहा किधर जा रहे हो तुम लोग? उन्होंने कहा फैसल मस्जिद हम वोट देखने जा रहे, ड्रोन गिरा। मैंने कहा बच्चों, उन्होंने कहा नहीं सारी तरफ जाते हैं लोग देखने, हमारी कौम ने
जो इंडियन ड्रोन्स का हाल किया, लेकिन नहीं करना चाहिए था ना, बात नहीं तो आपके लोगों को भी नहीं करना, हमने तो किया ही नहीं। आप मुझे बताइए, आप कह रहे डिजाइन हमने किया, वो भी इत्तेफाक फाउंड्री का ट्यूबवेल है कि जो डिजाइन किया है ना, आप हमने डिजाइन आपको समझ नहीं आएगा, आपको नहीं समझ में आएंगी ये बातें, बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, आप लोगों के पे ग्रेड से बहुत ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक और जो बहुत अच्छी बात हुई है और अल्लाह ताला की मेहरबानी। अच्छा, जरताज गुल साहबा ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है जो भी है, लेकिन जब तक इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे तब तक ऐसी है। मतलब कि भैया आप दुश्मन आप पे हमला कर रहा है, आप कह रहे हैं इमरान खान को छोड़ दो, यानी कि आपकी प्रायोरिटीज ही ठीक नहीं है ना आपके। और एक नहीं, क्या कहा? और मेरी गुजार नहीं, वो तो आप ये वारदात है ना, वारदात है कि 4 बातें हक में कर दो और 2 इंडिया के हक में कर दो, फिर 2 बातें पाकिस्तान के हक में करो और बाद में कह दो देखो भैया आपको उस वक्त खड़े हो जाना चाहिए था, जैसे हम खड़े हो गए थे 2019 में। आप लोगों ने उसके अंदर अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं, उसमें देखिए मेरी बात सुनिए, 2019 में आपका एहसान था ना हमारे लिए, हम पाकिस्तान के लिए खड़े, ना आप हमारे लिए खड़े हुए, ना हम आपके लिए खड़े हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकली, इसको कहते हैं अनकंडीशनल सपोर्ट। बिल्कुल नहीं, अगले दिन 11 तारीख को हमारी रैलियां, आलिया हमजा ने पूरे पंजाब में रैलियां निकाली सॉलिडारिटी के लिए। क्या बात करते हैं? मेरी गुजारिश सुन लें, देखिए बात ये है, अब इसके अंदर इमरान खान रिहा कराओ से वही ना करेगा, वो कह रही थी पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इमरान खान को लेकर, वो तो हमारा, हम तो कहते हैं, तो जंग के दौरान तो नहीं है ना, पाकिस्तान के बगैर बच गया यार, आप उसको लगे हुए हैं, पाकिस्तान इमरान खान के बगैर बच गया। अरे यार एक आप बात कर रहे हैं दिफाई लिहाज से, आप ना करें ना, वो नहीं करें ना, जब जंग हो रही है तो आप सियासत में तो नहीं। अरे आप खौफे खुदा करें, आप कह रहे हैं कि भाईजान वो सब कुछ जब खत्म हो गया आगे जी वो बड़े बाबे ने बनाया सी, यार खौफे आप क्या कर रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन लें, देखिए चलो मुझे अरशद मलिक साहब के पास जाने दें, मैं एक बात और ऐड कर दूं। देखिए और बात, हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक बहुत बड़ी फतह है और उसके अंदर जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमें ये बताया गया था कि जी देखिए पाकिस्तान तो बहुत बुरा है, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान तो तबाह हो गया, पाकिस्तान में इतना हमारी इमेज को तबाह बर्बाद किया गया और ये इंडियन लॉबी हमारा लूज कर दिया गया था, वो दोबारा डेवलप हुआ है। अल्लाह ताला और एक सेकंड यार मेरी बात, एक सेकंड मेरी बात सेनेटर साहब को अल्लाह का नाज है, अपने डिफेंस मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर को जान छुड़ाओ, मतलब जो मौकरी अब उसको इंडिया में पालकी शर्मा ने कहा इस एसेट ऑफ इंडिया हमारा डिफेंस मिनिस्टर। डार साहब तो बहुत उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की, उन्होंने 48 घंटे में 63 लोगों से राब्ता किया, डील की, मुलाकात और सारी डिप्लोमेसी हम जीते हैं, हम डिप्लोमेटिक जंग हम ये वाकई, और ये हर आदमी तस्लीम करता है। देखिए इनकी 90% गवर्नमेंट खामोश रही, उसके ऊपर सारे बंदे, ख्वाजा आसिफ साहब को तो स्टेप, ख्वाजा आसिफ साहब जो एक एसेट साबित हुए और उन्होंने अपनी कैजुअलिटी कर ली सियासी तौर पे, ये बात। लेकिन इसहाक डार साहब ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। अरे मुझे अच्छा मलिक साहब के पास जाना, तुम मानेंगे, थैंक यू वेरी मच। नहीं मैं मान, अच्छा मलिक साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक थोड़ा सा एक एम्बिग्विटी है कि 5 सितारे हमने गिराए थे, 6 गिराए थे, 7 गिराए थे, और अगर 5 का पता चल गया तो बाकी 2 कहां है? मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि अब हमने जो फाइनल डिक्लेयर किया है और जिसकी बिल्कुल क्लियर हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, 6+1 की फिगर है, 6 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और एक यूएवी हेरन है। और ये जो 6 एयरक्राफ्ट हैं इनका हमने तो पहले दिन से कह दिया था कि हमारे पास ट्रैक मौजूद है, हमारे पास जिस जगह पे ये गिरे हैं वो मौजूद है। पहले दिन पहली खबर 3 राफेल जहाजों की थी, जिसको हर सतह से इंडिया ने डिनाई करने की कोशिश की, सिवाय चंद सेन राइटर्स और चंद सेन वो मिलिट्री और पॉलिटिकल एनालिसिस जो इंडिया के थे, उन्होंने खुद रिपोर्ट किया कि 3 जहाज हमारी बेसिस से रिपोर्ट हो चुके हैं। उसके बाद उनकी ट्वीट्स और उनके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। सर 3 राफेल गिरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और 1 UAV हेरन गिरा है। और ये मैं बड़े वसूख के साथ आपको बता सकता हूं कि ये जो जंग हमने लड़ी है, ये अल्लाह ताला की जो मेहरबानी हम पे हुई है, उसकी वजह ये थी कि हमारी फौजें कब से इसके लिए इंतजार में थी। पुलवामा अटैक के बाद से जो हमने एक पैटर्न के तहत अपने आप को तैयार किया, जो हमने अपने एसेट्स को इजाफा करना शुरू किया, और ये उसकी मरहूने मेहनत थी। और आपने जो पूछा कि हमारे पास कंफर्मेशन क्या थी, आप देखें कि हमने पहले दिन कोई बड़े नारे नहीं मारे। जब इंडिया ने खुद अनाउंस करना शुरू किया तो हमने उसको सब्सटेंशिएट किया, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने किया। तो सर हमारे पास जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे जो सेंसर जिनको कहा जाता है, सेंसर्स कहा जाता है, एयर डिफेंस वेपन के सेंसर्स हैं, रेडार्स हैं,
हमने और हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि पाक फिजाइया ने सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली है। और ये बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था हमारे दुश्मन के लिए जब हमने स्पेस से ऑपरेट करना शुरू किया और जब हमने साइबर नेटवर्क के थ्रू उनको ज़ील किया। तो ये उनकी मदद से हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि 6+1 की कैजुअलिटी है। और इसके अलावा हमने 24 से लेकर 32 टारगेट को एंगेज किया है। और जावेद भाई, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे एयर हेडक्वार्टर्स में मौजूद है। हम वक्त आने पे, और हमने आधे तो उस दिन हमारे मार्शल औरंगजेब साहब ने डिस्प्ले अच्छा, आपसे ना एक सवाल है मलिक साहब, वो सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि आज उधमपुर में गए थे वो नरीदी साहब, और वहां पे उन्होंने खड़ा होकर कहा कि देखें यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ। अब ये जो क्लेम कर रहे हैं किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, और उधमपुर की सूरत हाल क्या थी, हमने वहां पे क्या किया था? आपके पास सवाल है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा अच्छे मलिक साहब कि ये जो आदमपुर में आज खड़े होकर मोदी साहब ने कोई ऐलान किया कि देखें यहाँ पे तो कोई चीज़ टूटी फूटी नहीं है और ये हर चीज़ इंटैक्ट है, हमने क्या किया था आदमपुर, जरा बताइएगा। देखिए, आदमपुर में हमारे 2 तरह के अटैक हुए। पहले हमने अपने JF-17 ब्लॉक 3 की मदद से CM-400 से अटैक किया। उसके बाद उसको सॉलिड करने के लिए हमने अपने जो एयर डिफेंस के जो हमारे दूसरे सरफेस टू सरफेस मिसाइल थे उनसे हमने, और ये बड़ी मायूस कुन रिपोर्ट थी इंडियन एजेंसीज के लिए, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और इंडियन फोर्सेस के लिए कि हमने उनका S-400 की एक नहीं बल्कि 2 बैटरीज को तबाह किया। 5 बैटरीज हैं जनाब उनके पास टोटल, जो दुनिया में 5 मुल्कों के पास हैं। तो इंडिया ने रशिया से ये 5 बैटरीज ली थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बैटरीज उनकी नाकारा बना के तबाह बर्बाद कर दी। अब देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिस हुकूमत का और जिन लोगों का बयानिया ही झूठ पे होता है, तो वो इस किस्म के जब मामलात करने आते हैं, तो आपको खैर शायद ये भी रिपोर्ट होगी कि जब मोदी साहब ने आना था तो उससे एक रात पहले पूरी बेस पे और पूरे इलाके पे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और मोदी की अपनी सिक्योरिटी फोर्स ने कब्जा करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट की थी जिसमें ये झूठा बयानिया लिया जाए। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो कि जब भी हमें को मौका मिला तो हम अपनी कौम के सामने भी अपने सेंसर्स की रोशनी की मदद से, तस्वीरों की मदद से सब कुछ डिस्प्ले करेंगे कि उनमें सच क्या है और झूठ क्या है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये क्या जंग खत्म हो गई है या फिर दोबारा इम्कान है, और अगर दोबारा इम्कान हो सकता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कीपिंग हिंदुस्तान की जो एक कनिंग पॉलिटिक्स है, जो उनकी लीडरशिप है, जिससे उनकी नफरत है, आप रूल आउट नहीं कर सकते कि वो कोई भी दोबारा शरारत करेंगे। उसमें वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ भी खेल सकते हैं, पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर भी जो उनकी कमियां कोताही हैं वो सामने आई हैं। वो बड़ी इकॉनमी है, उसके ऊपर ये एक उनको लीवरेज है। लेकिन मैं उसके ऊपर सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान के अंदर एक यूनिटी का फैक्टर लाना पड़ेगा, और ये एक ऐसा मौका है जिसमें यूनिटी का फैक्टर लाने में आसानी होगी। क्योंकि कुछ हालात होते हैं, माहौल होता है, इसके लिए गवर्नमेंट को एफर्ट्स करनी पड़ेंगी कि पॉलिटिकली कैसे वो सबको यूनिफाई करते हैं। क्योंकि अब इंडिया का जब मामला होगा, जैसे आप देखें ना कि हमने नैरेटिव वॉर भी जीती, उसका जो प्राइम जो हमारा सोर्स था वो था ISPR, और फिर PF की जो थी, नेवी वाले तो साइलेंट गए थे, वो तो आखिर में बोले हैं। लेकिन क्योंकि जो प्राइमरीली उन्होंने जिस तरह से डाटा दिया आप लोगों को कि जी फलां जगह पे फलां जगह हिट हुआ, और फिर मीडिया, हमारा मीडिया आप लोगों को जितनी देर सीन की जाए काम है, A to Z पाकिस्तानी मीडिया फैक्ट्स के साथ जुड़ा रहा, कोई एग्जैजरेशन नहीं की, और जितनी रिपोर्टिंग जिम्मेदारी के साथ जंग, हालांकि जंग में ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी, बट इट वाज इवन द जंग स्टार्ट होने से पहले इंडिया में वो कैजुअलिटी हो गई थी। उनकी जो टॉप नॉच जो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, चैनल खत्म हो गए। यहाँ पे पाकिस्तान में मीडिया की क्रेडिबिलिटी, हमारे इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी, हमारी नैरेटिव की क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। चाइना को आप बहुत उनको जितना भी आप समझे कि इतना हमारा ताउन हुआ,
जो टेक्नोलॉजिकल वेस्ट के ऊपर एडवांसमेंट हमारी हुई, जो अभी चाइना पे तो हमारा बड़ा एहसान है कि हमने उनकी वार मशीन टेस्ट करके दे दी, और टेस्ट भी ऐसी करके दी कि जितवा के दिया। बात है कि जैसे अभी बात कर रहे थे मार्शल साहब के जी, हमारा जो स्पेस का है, देखिए इसमें जो राफेल को जिस तरह से एंगेज किया गया, जिस तरह से जैम किया गया, दिस इज, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। ये उनकी तोको भी नहीं थी कि ऐसा होगा। दुनिया का और सबसे बेहतरीन फाइटर, और वेस्ट इसमें बहुत प्राइड लेता है कि वो मशीन ऐसी है। ब्राह्मोस को जो है, फिर हमारे वहां पे जो हैकर्स हैं, बहुत 26 के करीब हैक करके उनको इधर उधर किया है, और जो हमारे हैकर्स हैं उनका जो है कमाल किया है। सो वॉरफेयर बदल गया। देखिए हमने 70% बिजली उनकी उड़ा दी। नहीं, हमने कारगिल देखी, नहीं मिसाइलों को जो उन्होंने रीडायरेक्ट किया 2019 देखा, सारे ड्रोन्स को जो किया है। जो साहब जो वॉर की देखे ना, वॉरफेयर चेंज होता है, वो हमने जो हमारी जनरेशन जो है, हमने तो क्या क्या अफगान का भी देखा, फिर 99 में कारगिल देखा। नाउ जैसे वो वीडियो गेम से होता था किस जमाने में, तो ये हुआ कि भाई इतनी डॉग फाइट 120-40 त्यारा है, और जिस तरह से मिसाइल मारे जा रहे हैं, सही बात। इट वाज बैक टू द फ्यूचर वाली एक वो मुझे फिल्म याद आई है, बैक टू द फ्यूचर। अफनान साहब, वैसे पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है पाकिस्तान में, और ये हम लैक करते हैं। ये आप लोगों ने बड़ा दिल करना है, मामलात को सेटल करना है, फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। देखिए, ये तो पॉलिटिकल यूनिटी तो दुनिया में किसी भी मुल्क में 100% नहीं होती। आप इंडिया ले लें, अमेरिका ले लें, बरतानिया ले लें, नहीं देखिए कुछ लोगों की तो हरकत ही ठीक नहीं है ना। आपके कुछ लोग तो बिके हुए हैं, आप उनका क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने तो $300 के चक्कर में मुल्क की क्या कहते हैं ऐसी तैसी की है कि हमें बुला ले उधर टॉक शोज में और हमें $300 दे दे, तो वो मुल्क की ऐसी कर रहे थे इधर बैठ के सोशल मीडिया पे। तो इस तरह के लोग $300 लेके बेइज्जती करवाते अपने में, हाँ, और उधर जाके जलील होते हैं, और उधर जाके जलील होकर उसके बाद आके जो है सोशल मीडिया में आपको नहीं बोला। देखिए मैंने आपको दरबार नहीं बोला, नहीं आप सोशल मीडिया पर क्यों इतनी खार, यार आप एक दफा करें उनको। फैसल भाई बीच में बार बार आपकी पार्टी के लोग हैं ना, आप उनको दफा नहीं करते, हमें क्या कहते हैं? कौन? आप जाके, मैं भी आपको बता दूंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इधर उसका नाम लूं। दूसरी बात ये नहीं, वो आपको बंदा है नहीं, तो ना करे ना, फिर ना करे ना, तो दफा करे। आपको एक दफा क्यों करे यार? आप उसको मुल्क में जंग लगी हुई, आप फिर वही कर रहे हैं। अभी दोनों मेरी बात सुन ले। देखिए बात ये है कि हमने बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मुत्तहद हो, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये अल्लाह ताला ने हमें एक ज़बरदस्त फतह दी है। इतनी ज़बरदस्त फतह है कि आप देखें कि हमने जो दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट था, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जो एपिटॉम था, उसको अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने गिराया, एक दफा नहीं 3 दफा, और एट द सेम टाइम हमने S-400 को उड़ा दिया। दुनिया में 2 जगहों से असला का बनता है, सुप्रीमेसी है, अमेरिका और रशिया। आपने उन दोनों के असलाओं को क्या कहते हैं वो हरा दिया in a matter of a few days। इसराइली ड्रोन गिरा, और 14 थे, 90 हमने मार दिया। और देखिए, और हमारे साइबर वॉरियर्स ने कमाल किया है बंदूकों से। और देखिए साइबर वॉरियर्स ने इसलिए कमाल किया क्योंकि जो ड्रोन आप हैक करके गिराते हैं ना, वो सबसे सस्ता होता है काम, क्योंकि अदरवाइज आपको मिसाइल मारना है या कोई और आपने टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने बहुत जबरदस्त, हमें एक फतह हुई है, और पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में, हमारी धाक बैठ गई पूरी दुनिया में। मैंने खुद ये एनालिसिस लोगों के पढ़े हैं कि लोग कहते हैं, हम समझते थे कि ये तो कोई कौम ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, ये तो चौधरी हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि ये चौधरी है, इंडिया चौधरी नहीं है, ये चौधरी है। तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें बहुत बड़ी फतह हुई है। 1 घंटा 35 मिनट में ना हमने पूरा सिनेरियो बदल दिया। ये अल्लाह ताला का खास अल्लाह ताला का करम था जी, और डेडिकेशन है पूरी कौम की। मेरा ख्याल है इसको जारी रहना चाहिए, बिल्कुल जारी रहेगा। अगर दरमियान में रुक गया नहीं जारी रहेगा इंशाअल्लाह। फैसला आपने गोतू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।